हेलो एंड वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से ज्वाइन करें, आज हमारे पास टाइम कम है ड्यू टू फ्राइडे, तो हम लोग इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आर्टिकल 12 पढ़ लिया था और आई होप कि आपने बेसिक सारी चीज़ें समझ ली होंगी। आर्टिकल 13 पे आते हैं। आर्टिकल 13 बात करता है, अंडरलाइन करिएगा मेरे साथ, आप लोग के पास पीडीएफ हैं, लॉज पे। ठीक है, तो अगर मैं वन वर्ड में डोनेट करूं तो आर्टिकल 13 बात करता है लॉ क्या होता है, यानी कानून क्या होता है। ठीक है, इसकी बात करता है। यानी अगर मैं बोलूं कि पूरे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे लॉ की बात की गई तो वो कौन से नंबर पे की गई? 13 नंबर पे की गई। अब 12 क्या था? अगर मैं बोलूं 12 कहां पे, 12 क्या बोलता है तो 12 बोलता है वन वर्ड में स्टेट के बारे में। ठीक है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के उसके पार्ट्स आप लोग जानते हैं, वो पढ़ चुके हैं। तो लॉ क्या होता है, इसमें हम ये चीज पढ़ेंगे कि लॉ क्या होता है। तो ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल एक्ट शैल बी वॉइड। तो इस वाली लाइन में क्या कह रहा है, अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी कानून लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स में। कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनेगा वो गलत होगा। कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनेगा वो गलत होगा। कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनेगा वो गलत होगा। ठीक है, पहली लाइन का ये मतलब है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। यानी क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई भी कानून जो आने वाले जमाने में बनता है और वो कानून क्या होता है, अगर फंडामेंटल राइट्स के कानून से मिलता जुलता है और उसके खिलाफ कुछ बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कानून गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब दूसरी लाइन पे आइए, टर्म लॉ, लॉ की डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पे। लॉ मीन्स या फिर लॉ डोनेट्स परमानेंट लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो अंडरलाइन करो पार्लियामेंट। लॉ कौन देता है? पार्लियामेंट। ठीक है, लॉ क्या होता है? जो पार्लियामेंट दे। ठीक है, यानी इंडिया में कौन लॉ देता है, बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। और द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद अंडरलाइन करिए स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट को ही जो छोटा हाउस होता है पार्लियामेंट का, यानी कि जो स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट में जो पार्लियामेंट होता है उसमें पार्लियामेंट ना बोल के क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। उसके बाद आइए टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस, अंडरलाइन करिएगा ऑर्डिनेंस। उसके बाद इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स। स्टेटूरी इंस्ट्रूमेंट, स्टेटूरी अंडरलाइन करिएगा, स्टेटूरी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उसके बाद अंडरलाइन करिएगा ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। यहां तक ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करिएगा, 5 वर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन करिएगा कस्टम और यूजेज। कस्टम और यूजेज, ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करवाए ये होते हैं लॉ। समझ रहे? पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी इनके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी क्या लॉ क्या है, तो लॉ है आपका क्या, जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर दे। ठीक है, और ये ऑर्डिनेंस की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस की फॉर्म में हो सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डर से बना है ऑर्डिनेंस। ऑर्डर कौन करे? अगर कोई ऑर्डर प्रेसिडेंट ने किया है या फिर गवर्नर ने किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस। अगर कोई ऑर्डर मैं करूं तो उसको ऑर्डर बोलेंगे, लेकिन अगर वही ऑर्डर प्रेसिडेंट या गवर्नर करेगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो लॉ क्या होता है? लॉ ऑर्डिनेंस भी होता है, यानी लॉ ही का दूसरा नाम ऑर्डिनेंस भी है। ठीक है, लॉ क्या होता है? लॉ ही ऑर्डर भी होता है, लॉ ही बाई लॉ भी होता है, यानी लॉ भी बाई लॉ भी होता है, लॉ रूल भी होता है, लॉ रेगुलेशन भी होता है, लॉ नोटिफिकेशन भी होता है। उसके बाद लॉ कस्टम भी होता है, लॉ यूजेज भी होता है। ये जो वर्ड्स लिखे हुए ना ये सारे क्या होते हैं? लॉ होते हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा, ऑर्डर क्या होता है मैंने बता दिया, एक सिंपल, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ने ऑर्डर किया तो हम क्या बोलेंगे? जो उसका ऑर्डर है वो एक लॉ है, कानून है। ठीक है, वही अगर कोई प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया है, गवर्नर ने, तो वही ऑर्डर हम क्या बोलेंगे? वो ऑर्डिनेंस, यानी वो भी लॉ है। ठीक है, अगर कोई लॉ जो लॉ जैसा दिखता हो, एक्चुअल में लॉ नहीं हो, लॉ के अंदर से कोई दूसरा लॉ नहीं, एक लॉ तो है उसके अंदर कई सारे छोटे 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 लॉज बना दिए, कानून बना दिए, तब उसे भी क्या बोलेंगे बेटा? उसे भी लॉ ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल क्या होगा? कोई रूल, रूल क्या होता है? छोटी सी एक लाइन में कोई बात अपनी कर देना। आइए, छोटी सी कोई एक लाइन में अपनी बात कर देना, वो होता है रूल। ठीक है, और कौन बात करे? कोई ऑफिसर अगर बात करेगा तो ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? बैग इधर कर लो, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम क्या बोलेंगे? देखो, अगर कोई ऑफिसर कोई चीज, अगर कोई ऑर्डर, छोटा सा कोई ऑर्डर पास करे तो उसे रूल बोलेंगे। रेगुलेशन क्या हो गया? और भी छोटा, सिर्फ एक लाइन में या कुछ मैंने इतना ही बोल दिया कि आपको मेरी बात सुननी होगी, सिर्फ इतनी बात अगर मैंने कर दी तो वो भी क्या हो जाएगा? रेगुलेशन, यानी वो भी लॉ हो जाएगा। नोटिफिकेशन क्या होता है? मोबाइल में आते हैं नोटिफिकेशन, मैसेज, एक्चुअल मैसेज नहीं देखते आप, मोबाइल बंद है तो ऊपर क्या आते लिख के, छोटा सा नोटिफिकेशन कि किसका मैसेज आया क्या। तो अगर यही नोटिफिकेशन गवर्नमेंट छोटी सी कोई मैसेज डाले, गवर्नमेंट कहाँ पे? ऑफिसर्स के उस पे, या फिर अपने वेबसाइट पे, या फिर कहाँ? अपने बोर्ड्स पे, गवर्नमेंट के बोर्ड्स पे, तो हम क्या बोलेंगे? उसे नोटिफिकेशन बोलेंगे। वो भी क्या होगा? लॉ होगा। उसके बाद 13 क्या बोलता है? लॉ क्या होगा? साथ में कस्टम भी होगा।
कस्टम समझ रहे हैं, आपके फैमिली में होता है कस्टम ट्रेडिशन, ठीक है। कस्टम और यूजेज का मतलब वही हो गया ट्रेडिशन, जो आपके फैमिली में चला आ रहा है। अब मान लो किसी ऑफिस में ये कस्टम है कि कोई नए ऑफिसर आए, उनके गले में माला पहनानी है, तो वो जो माला पहनानी है उनके गले में, वो क्या है, वो कोई कानून नहीं है, लेकिन कानून जैसा है, यानी वो भी क्या हो जाएगा, लॉ हो जाएगा, क्योंकि उस ऑफिस में माला पहनाने का रिवाज है, तिलक लगाने का रिवाज है। कोई नया ऑफिसर आया तो तिलक लगाएंगे सम्मान करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी लॉ हो जाएगा, समझ गए। तो ये सारे वर्ड जितने भी लिखे हुए क्या है, ये लॉ है, सही है। आगे चलते हैं। दीज कैन, ये वाली शीट नहीं है आपके पास, क्या नाम है, साहिल बेटा, ये पॉलिटी वाली शीट देख के लो, इधर कहीं रखी होगी, ये जो मैं फंडामेंटल राइट्स की पढ़ा रहा हूँ, नीचे देख लो या इधर देख लो। अब देखिए, दीज कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट्स एज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, ये वाली देखना, देखो फंडामेंटल राइट्स, ये देखो, इन कोर्ट्स एज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट एंड हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड। तो ये क्या होंगे, ये कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं, यानी जो लॉज हैं ये कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं, अगर कब, जब फंडामेंटल राइट के खिलाफ होंगे तो। और अगर चैलेंज होंगे यानी कोर्ट में केस अगर होगा तो क्या होंगे, वो वाइड यानी कैंसिल कर दी जाएंगे। ये अब इतनी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको अंडरलाइन ऑलरेडी, ये बोल्ड में एग्जाम में आता है, बीए हो चाहे बीएलएलबी, की जुडिशियल रिव्यू कहाँ दे रखा है। तो बेटा लॉ कहाँ दे रखा है, 13 में, जुडिशियल रिव्यू कहाँ दे रखा है, वो भी 13 में दे रखा है, 13 में, ठीक है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू कहाँ दे रखा है, 13 में दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन, डज नॉट इंक्लूड, नहीं लेके चलता है किसको, अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। एंड कैन नॉट बी चैलेंज, और इस वजह से ये चैलेंज भी नहीं हो सकता। एक केस है इसमें, केशव नंदा भारती केस, ये केस बीए वाले स्किप कर सकते हैं, उनके में भी आ जाता है कभी कभी, देख लेना। दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट। क्या बोल रहा है, कोई भी अमेंडमेंट जो है उसको आप चैलेंज, चैलेंज मतलब क्या होता है, केस कर सकते हो उनका, ठीक है। तो उनको आप कोर्ट में केस कर सकते हो, केस नहीं कर, क्या कह रहा है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चैलेंज, केस करा जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट। कब, अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा तो कोर्ट में केस होगा, ये हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। यानी उसके खिलाफ क्या होगा, वो कानून गलत हो जाएगा। तो ये किसी ने तो बताया होगा ना पहले, किसने ये बात बताई, तो केशव नंदा भारती वाले केस ने ये बात बताई थी हमको, बस इतना आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 13 में क्या क्या होता है, आर्टिकल 13 में दो चीजें दी हुई, क्या दी हुई, लॉ दिया हुआ है और जुडिशियल रिव्यू। अब सवाल आता है कि सर जुडिशियल रिव्यू होता है क्या, तो किसी भी कानून को फिर से चेक करना, किसी भी कानून को फिर से चेक करना, उसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। दिमाग में हट गया, सिंपल है, आपको तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि जुडिशियल रिव्यू दिया क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मीनिंग आपको जाननी हो तो मीनिंग क्या है, कि किसी भी कानून को अगर आप फिर से चेक करते हो, ठीक है, कैसे चेक करोगे, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट होती है ना, वो चेक कर सकती है, चेक करने की पावर किसके पास है, कोर्ट के पास, और बनाने की पावर किसके पास है बेटा, कानून, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो चेक सुप्रीम कोर्ट अगर करती है तो कैसे चेक करेगी, क्या बोलेगी कि हम जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं इसका, ठीक है। ये सब 13 में दे रखा है। और अगर कोई कानून जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ बन जाए, वो कैसा होगा, वो वाइड हो जाएगा, सीधे सीधे, ठीक है, हो गया। अब आ जाओ 14 बात करता है हमारा राइट टू इक्वलिटी की, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी पहले पढ़ो, क्या होता है, सब बराबर है, इक्वलिटी, ये से कोई मतलब नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ब्रिटिश नोशन। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इसमें दिया हुआ राइट टू इक्वलिटी में, कहां से लिया गया बेटा, दो चीजें होती है, देखो राइट टू इक्वलिटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, दो चीजें। क्या कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या हो गया, लॉ के सामने सब बराबर है, ठीक है। और यहां पे क्या मतलब हो गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, सबको बराबर का प्रोटेक्शन देना किसका काम है, लॉ का काम। एक लॉ के सामने सब बराबर, और लॉ का भी काम क्या है, सबको बराबर ट्रीट करना। ये दो बातें हो गई, लेकिन ये दोनों बातें क्या हैं, अलग अलग है। अलग अलग कैसे हैं, कि ये राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, अलग इस तरीके से भी है कि ये वाला जो लाइन है, हमने ये जो वर्ड्स हैं हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से, ब्रिटिश से लिए। ये एग्जाम में आता है कि हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से लिया, तो वो ब्रिटिश से लिया है। और अगर पूछता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहां से लिया, तो वो हमने अमेरिका से लिया। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। दूसरी चीज कि इसको निगेटिव बोला जाता है, ठीक है, इसको निगेटिव बोला जाता है, ठीक है, किसको, इसको, ठीक है, और इसको बोला जाता है अगले वाले को पॉजिटिव। एक डिफरेंस ये, तो एग्जाम में अगर पूछता है पॉजिटिव किसको बोला जाता है, तो पॉजिटिव बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन वाले को, और निगेटिव बोला जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ वाले को। क्लियर है यहां तक भाई। निगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब है, निगेटिव मतलब ये, देखो जहां गवर्नमेंट की पावर ज्यादा हो हम बोलेंगे पॉजिटिव, जहां गवर्नमेंट की पावर कम हो वहां हम बोलेंगे निगेटिव। तो अगर यहाँ निगेटिव बोल रहा है तो यहाँ गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, कम होगी। और अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव है, यानी इस वाले में गवर्नमेंट की पावर ज्यादा है, ठीक है। अब आइए, आर्टिकल 14 कहता क्या है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यही वाली बात इन्होंने यहाँ बोल दी कि आर्टिकल 14 बोलता है कि स्टेट यानी गवर्नमेंट किसी को भी, स्टेट हमने पढ़ लिया ऑलरेडी 12 में, स्टेट क्या बोलती है कि भाई किसी को भी उसकी इक्वलिटी उसकी नहीं रोकी जाएगी, ना छीनी जाएगी, और सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो। यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई, ये वाली बात यहाँ पे कह रहा है सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब आओ, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ का है, ब्रिटिश का हमने पढ़ लिया।
एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। इसका एक और मतलब होता है, अगर एग्जाम में आता है ये सेंटेंस, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, यानी किसी को स्पेशल ट्रीट ना करना, ठीक है, वो क्या होता है, किसी को स्पेशल ट्रीट ना करना हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोलेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, सबको बराबर जैसा ही रखना, यानी सब एक जैसे, आप चाहे लड़का है चाहे लड़की, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट है ना, मेरे लिए लड़का है ना मेरे लिए लड़की है, अगर मैं ये वाली बात बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आइए, नो पर्सन इज अबव लॉ, और एंड में क्या बोल रहा है कि कोई भी इंसान, यानी चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई हो, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं, यानी सबसे बड़ा कौन है, सबसे पावरफुल कौन है, कानून। कोई भी गलत करेगा उसको कानून की मार झेलनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। चाहे आप कोई भी हो, अंबानी हो, चाहे नसर हो, या चाहे कोई और हो, क्या होगा, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। वो कौन बोल रहा है, वो भी इक्वलिटी बिफोर लॉ बोल रहा है, समझ गए इसका मतलब। अब आओ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ, अमेरिका का है, क्या बोल रहे, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ लेना बेटा। बिफोर लॉ मतलब सब लोग बराबर हैं कानून के सामने, और प्रोटेक्शन की बात क्या है कि जितने भी लोग हैं ना, उनका ट्रीटमेंट या उनको जो ट्रीट किया जाएगा समाज में, एक जैसा करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, इक्वलिटी ट्रीटमेंट अंडर इक्वल। देखो कैसी भी सर्कमस्टेंस हो, अगर मान लो कर्फ्यू लगा है तो कर्फ्यू के हिसाब से, अगर आम कर्फ्यू नहीं लगा है, आम जनता है, आम जनता के हिसाब से जो जैसे लोग हैं उनको आप वैसा ट्रीट करो उस टाइम पे। यानी अगर एक जगह पे 30 लोग हैं तो आप 30 को एक जैसा ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। और अगर पूरे देश की बात है तो पूरे देश को आप एक जैसा ट्रीट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हिंदू को अलग ट्रीट किया जा रहा है, मुस्लिम को अलग, क्रिश्चियन को अलग, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो वायलेशन हो जाएगा किसका, फंडामेंटल राइट का, ठीक है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, सबको बराबर आपको ट्रीट करना है, बोथ इन प्रिविलेज, कंफर्ट एंड लायबिलिटीज इंपोज्ड बाय द लॉ, चाहे कोई भी तरीके का कानून लगाओ, बस इतनी सी बात है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज टू ऑल पर्सन, जो भी कानून है वो सब पे बराबर लगेगा। नहीं, मर्डर का कानून है तो मर्डर का सब पे एक जैसा लगेगा, कर्फ्यू का कानून है सब पे कर्फ्यू एक जैसा लगेगा, ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। अब आइए, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो एक जैसे उनको एक जैसे ट्रीट करिए बिना डिस्क्रिमिनेशन के। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी जो एक जैसे उन्हें एक जैसा ही ट्रीट करिए। एक जैसे से मतलब ये नहीं है कि लड़का को लड़के की तरह ट्रीट करिए, लड़की को लड़की की तरह ट्रीट करिए, वो नहीं है। लड़का लड़की एक समान है, ये हमने पहले पढ़ा, और वो जो एक समान है उनके लिए कानून भी फिर एक समान है, तो उनके लिए सारे कानून एक जैसा लगेगा, ठीक है, हो गया, ये डिफरेंस है बेटा। ये समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, पूछूंगा अभी क्लास के बाद तो बता दोगे, चलो देखते हैं। आओ, कन्फर्स फंडामेंटल राइट्स ऑन ऑल पर्संस, तो 14 और क्या करता है, सभी पर्संस को राइट देता है, किसकी, इक्वलिटी की, चाहे सिटीजन्स हो, इंडिया के लोग हो, चाहे फॉरेनर्स हो। इंडिया के बाहर भी जो लोग हैं ना, जो इंडिया के बाहर से इंडिया में घूमने के लिए आए, जब वो इंडिया में रहेंगे तो उनको भी इक्वलिटी मिलेगी। यानी उनको भी आप ऐसा नहीं कि फॉरेनर है तो फॉरेनर की तरह ट्रीट करो, नहीं, उनको भी इंडिया में इंडियंस की तरह जब तक ट्रीट किया जाएगा जब तक वो इंडिया के अंदर है, ये हमारा कानून बोलता है, ठीक है। यानी अगर उन्होंने भी मर्डर कर दिया तो उन्हें भी मर्डर की सजा मिलेगी, समझ रहे हो, ये वाली बात मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि वो कहीं और कंट्री के मर्डर यहाँ 4 करके जा सकते हैं घूम फिर कर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आइए, एंड इंक्लूड्स लीगल पर्सन, साथ में क्या होगा, लीगल पर्सन। लीगल पर्सन कौन होता है, यहाँ पे लिखा है लीगल पर्सन में कॉर्पोरेशन आती है, नहीं बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनी, फिर छोटी कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, जो सोसाइटीज होती है, बड़े बड़े हाउसिंग घर्स होते हैं, ठीक है, और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन, और कोई भी इनके जैसा। यानी कि ये सारी चीजें जो हैं इनका भी ट्रीटमेंट सेम होगा, भले ही आप कुछ भी हो XYZ, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में अगर आते हैं, ये BA में बहुत बार है, ये वाला क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लॉ में तो 1-2 बार है, BA में ज्यादा है। रूल ऑफ लॉ कहां दिया हुआ है, तो बेटा क्या क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और अब तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, रूल ऑफ लॉ। ये तीनों चीजें कहां दी हुई है बेटा, ये भी आर्टिकल 14 में दी। अब रूल ऑफ लॉ क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑल्सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमने पढ़ा था, ये वाला इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमने पढ़ा था, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं इंडिया में, इंडिया देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां का है, ब्रिटिश का है, तो ब्रिटेन में क्या बोला जाता है, ये रूल ऑफ लॉ बोला जाता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, वहां पे हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, और इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो एक ही के 2 नाम है, इसका नाम नहीं है, इसका नाम है, यानी इसका इक्वल प्रोटेक्शन का नाम नहीं है, किसका नाम है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का। तो रूल ऑफ लॉ क्या हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ सबके लिए एक समान है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, लॉ सबको एक जैसा ही देखेगा, ठीक है, तो वही रूल ऑफ लॉ भी होता है, समझ गए, एक ही चीज के 2 नाम है। तो ब्रिटेन में अगर आप जाओगे, यानी ब्रिटिश कभी घूमने जाते हो, तो वहां पे आप इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं बोलोगे, वहां क्या बोलोगे, रूल ऑफ लॉ। और वही इंडिया में आप आओगे तो क्या बोलोगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा फीचर है बेटा, बेसिक फीचर है। बेसिक मतलब ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, अमेंड नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या है इसकी, यानी भाई कहां कहां पे ये चीज इक्वलिटी रोकी जा सकती है आपकी। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, कौन कौन रोक सकता है इक्वलिटी आपकी, कौन रोक सकता है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इंडिया का,
प्लस फॉरेन सॉवरेंस एंड डिप्लोमेट्स, जो बाहर की कंट्री के कुछ लोग आए हैं वो लोग, लेकिन वो लोग कौन, घूमने वाले नहीं, डिप्लोमेट्स जो बिजनेस करने इंडिया में आए उस तरह के लोग, ठीक है। तो यूएनओ और उसकी एजेंसीज पे इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं लगेगा। किन पे नहीं लगेगा? प्रेसिडेंट पे नहीं लगेगा ये कानून, प्रेसिडेंट पे नहीं लगेगा, गवर्नर पे नहीं लगेगा, फॉरेन सॉवरेंस यानी इन्वेस्टर्स या फिर डिप्लोमेट्स उन पे ये कानून नहीं लगेगा, और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन पे ये कानून नहीं लगेगा। बाकी सब पे ये कानून लगेगा, ठीक है। अब आइए साथ में 31C ये वाला 361A 105 और 194, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली मैं हेडिंग्स पढ़ रहा हूं, इसको अंदर का आप चाहे तो सेल्फ पढ़ लेना, इसको पढ़ाना नहीं है मुझे, ठीक है। ये जो 4 हेडिंग्स हैं, ठीक है, इन 4 पे भी ये कानून नहीं लगेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कितना होता है, अगर हम बात करें 1 से लेकर 395 है, 395, उनमें से इन 4 कानूनों पे ये नहीं लगेगा। कौन सा नहीं लगेगा? 40 नहीं लगेगा। बाकी जितने भी कानून बचे इन्हें हटा दो, इन्हें माइनस कर दो, उसके अलावा जितने भी कानून है 1 से लेकर 395 उनमें ये लगेगा, इनको छोड़ करके। हाँ नहीं, अमेंडमेंट के साथ 470, ओरिजिनल तो 395 ही है ना, विद अमेंडमेंट 470। हाँ तो अमेंडमेंट वाला भी आ गया बीच में, ठीक है, तो अमेंडमेंट 470 ले लो यार, ठीक है। लेकिन मैंने एक नॉर्मल बोला, देखो 31C भी कहाँ आ रहा है, 395 के अंदर ही आ रहा है ना, ऐसे अगर मैं देखूँ तो, ठीक है, तो आप ले लो 470 ले लो, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी कर लेना, हमको पढ़ाना नहीं है, ना ही आपके कोर्स का पार्ट है। आर्टिकल 15 पे आ जाओ। 12 हो गया, रिवाइज करते चलो, फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। 12 बताता है स्टेट के बारे में, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। 13 बताता है लॉ के बारे में, लॉ मतलब कोई भी ऐसी चीज जो लॉ जैसी हो, जैसे रूल, रेगुलेशन, कस्टम, यूजेज, बाई लॉ, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, ये सारी चीजें, ठीक है। और लॉ में क्या दे रखा था 13 में? जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद हमने 14 पढ़ा, 14 बात करता है 3 तरीके इक्वलिटी के बारे में। एक इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। एक बात करता है वो, यानी 2 तो ये हो गए, और एक बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बात खत्म होगी। साथ में कुछ एक्सेप्शन है, यानी प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, डिप्लोमेट्स और यूएनओ, उन पे ये नहीं लगता है। बाकी सब पे लगेगा। और कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल पढ़ लेना, 31C 105 391A और 194, बस आर्टिकल नंबर याद कर लेना, अगर हो जाए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, छोड़ भी सकते हो। अब आओ आर्टिकल 15 पे। 15 बात करता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में अलाउ नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन जानते हैं? भेदभाव, ठीक है। अब क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स स्टेट, ये जहां पर भी ना काट देना, यहां पे कॉमा लगा लेना, ग्राउंड्स कॉमा, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑन, ये अंडरलाइन करो, किस किस ग्राउंड्स पे भेदभाव नहीं होगा बेटा, हम ना कर लो अंडरलाइन। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीजों पे, इन 5 चीजों पे आपका कोई भी वो नहीं होगा भेदभाव, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। क्या है बेटा, पढ़ा? रिलीजन, फैन बंद कर दूं, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, स्लो कर दूं, आंख बंद हुई जा रही है तुम्हारी, नजला है ना तुमको, स्लो कर दो बेटा फैन थोड़ा सा। तुम इधर फैन में क्यों बैठ गई, इधर बैठ जाती, बस बस, ठीक है। अब देखो यानी इनके अलावा क्या कह रहे हैं, ये 5 ग्राउंड्स हैं, याद कर लो अच्छे से। इसको याद कैसे करोगे? RRC-SP एक नॉर्मल, ठीक है, RRC-SP, अगर आपको 5 ग्राउंड्स याद करने हो तो R से क्या हो गया? रेस, रिलीजन, देन कास्ट, ठीक है, देन सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स मतलब क्या बेटा? मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल। कास्ट मतलब जो रिलीजन के अंदर कास्ट होती है, ठीक है। रेस मतलब कलर हो गया, काला, पीला, हरा, नीला, कैसा भी इंसान है ना, होता है नीले कलर का इंसान। रिलीजन देखा है नीले कलर का इंसान, कहाँ देखा है? मरा हुआ इंसान है, तो ऐसे बोलो, सांप काट ले तो नीला पड़ जाता है, तो ऐसे बोलो ना, ठीक है, चलो। और हरे रंग का, हरे रंग का नहीं देखा है? होली में देख लो, ठीक है, चलो। रिलीजन हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, जहां पैदा हुए आप, यानी इन 5 चीजों के ऊपर आप किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी क्या मतलब, क्या हुआ? 15 क्या कह रहा है? किसी जगह आप एडमिशन लेने जाओ तो आप बोलो कि साहब आपका रिलीजन मुस्लिम है या आपका रिलीजन हिंदू है, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता आपको इंडिया में, किसी भी जगह, आपको हर जगह अलाउड है, ठीक है। उसके बाद रेस, आपका कलर देख के भैया तुम तो बहुत गोरे हो, तुम अंग्रेज लगते हो, तुम हमारे यहाँ नहीं पढ़ोगे, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, समझ रहे हो? इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। कास्ट, आपकी कास्ट भाई हम सिर्फ पंडित और हम सिर्फ सुन्नी फॉर एग्जाम्पल, या सिर्फ हम सैयद को लेते हैं अपने, और किसी का एडमिशन हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कोई बोल सकता, बोलेगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया ऐसा बोलने से। सेक्स भाई, मेल फीमेल, अगर कॉलेज में मेल फीमेल पढ़ सकते हैं एक जगह पे, ठीक है, तो वहां पे आप ऐसे नहीं बोलोगे कि इन पार्टिकुलर फीमेल को हम नहीं लेंगे, आपकी हाइट कम है नहीं लेंगे, आपकी हाइट बहुत ज्यादा हम नहीं लेंगे, ऐसा भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप इंडिया में कहीं भी पैदा हो और कहीं भी जाके पढ़ना चाह रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं बोल सकता कि आपका, क्योंकि इंडिया में, अगर आप इंडिया के हो तो ठीक है, इंडिया के आप हो और इंडिया में कहीं एडमिशन ले जाओ, बोले कि नहीं भाई हम बिहारियों को नहीं लेते या हम कश्मीरियों को नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, समझ गए? ये 5 ग्राउंड से। यानी किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? एक चीज होती है जैसे रेसिडेंस,
रेसिडेंस जानते हो, उस टाइम आप जहाँ रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रह रहा हूँ अभी साउथ में, फॉर एग्जाम्पल मैं साउथ में रह रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ का, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ क्या इंडिया ही है, लेकिन मैं रह कर रहा हूँ यूपी का हूँ, मैं रह रहा हूँ साउथ में। साउथ में कुछ कॉलेज है जहाँ पे साउथ ही लैंग्वेज में एडमिशन होता है, यानी वहाँ लैंग्वेज बार है, लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं ना, तो लैंग्वेज के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं साउथ में रह रहा हूँ और साउथ में वहाँ पे लैंग्वेज क्या है कि आपको कन्नड़ा आनी चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और कन्नड़ा मुझे आती नहीं, मैं फिर भी जाके वहाँ लड़ रहा हूँ कि आप मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि मुझे सिर्फ कन्नड़ा नहीं आती, लेकिन मेरा हक है कि मैं पढ़ूंगा क्योंकि रिलीजन रेस कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलेंगे साहब लैंग्वेज कहाँ लिखी है वहाँ पे, लैंग्वेज के बेसिस पे तो वो रोक सकते हैं ना आपको, यानी डिस्क्रिमिनेशन लैंग्वेज पे कर सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। भाई हमारे यहाँ तो इंग्लिश में ही बात की जाती है, आपको इंग्लिश आती नहीं है तो आप भैया कहीं और एडमिशन ले लीजिए, हमारे यहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हो। तो जो चीज़ लिखी है उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, पर जो चीज़ नहीं लिखी उन पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते, ठीक है। अगेन मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल क्या देता हूँ, अब्दुल्ला कॉलेज है, लड़कियां एडमिशन लेती हैं, वहां लड़के एडमिशन नहीं ले सकते, है यूनिवर्सिटी में लड़के लड़के दोनों पढ़ते हैं, लेकिन अब्दुल्ला में नहीं पढ़ सकते लड़के, क्यों? क्योंकि वहां पे लड़कियों का एडमिशन होता है सिर्फ, वहां पे आप लड़ नहीं लोगे कि सेक्स लिखा हुआ है कि लड़का लड़की कोई भी पढ़ सकता है, नहीं भाई, वो कॉलेज में पार्टिकुलर यही है कि लड़कियां ही पढ़ेंगी, ठीक है, तो वहां लड़कियां ही पढ़ेंगी। तो कुछ जगह पे जहां पे रिस्ट्रिक्शन है वहां रिस्ट्रिक्शन, क्लियर हो गया, ये डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या है, अब्दुल्ला रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, क्यों लगा सकता है, क्योंकि वहां लड़कियां पढ़ेंगी, ठीक है। अब आ जाइए, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट का कोई बंदा अगर आपको इन चीज़ों के ऊपर रोकता है, या फिर कोई प्राइवेट, मैं भी अगर रोकता हूँ आपको कि मेरी कोचिंग में सिर्फ लड़के लड़के ही पढ़ेंगे, तो आप मुझ पर केस कर सकते हो, सेम गवर्नमेंट पे भी आप केस, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ, इसमें कुछ क्लॉज है, क्लॉज आपको नहीं पढ़ना, नहीं 15 के अगर हम तीसरे हिस्से में जाओ, 15 के हम चौथे हिस्से में जाए तो क्या बोलता है, आप फाउंडेशन रिजर्वेशन, तो तीसरा और चौथा बात करता है रिजर्वेशन की। किसका रिजर्वेशन, रिजर्वेशन सुना है, इंडिया में रिजर्वेशन चलते हैं, SC ST OBC वुमेन रिजर्वेशन, बच्चों का रिजर्वेशन चलता है, पता है। ट्रेन वाले रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन से रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला होता है एडमिशन में, वो सारी चीजें, ठीक है, OBC वाला। तो इसमें 4 एक्सेप्शन है, तो सीधे आइए यहाँ पे, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन। स्टेट यानी जो स्टेट है, यूपी बिहार जो भी स्टेट है, उन सबके पास क्या है, अपनी अपनी पावर है कि वो कुछ भी रिजर्वेशन के कानून बना सकते, लेकिन हदों में रह करके, ठीक है। और किसके लिए, देखो अंडरलाइन करो, रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा, वुमेन को, यानी इनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है डिस्क्रिमिनेशन में। वुमेन को मैंने क्या बोला, अब्दुल्ला में लड़कियां पढ़ी हैं, लड़कियां क्या होती हैं, वुमेन होती हैं एक तरीके से, तो वुमेन को आप बेनिफिट दे सकते हो। तो अब्दुल्ला में जो लड़कियों को बेनिफिट मिला हुआ है, सर क्यों मिला हुआ है, लड़के क्यों नहीं पढ़ सकते अब्दुल्ला में, क्योंकि वुमेन को रिजर्वेशन दे सकते हैं आप, वुमेन को वहां रिजर्वेशन मिला है कि अब्दुल्ला में वुमेन ही पढ़ेंगी 100%, वो 100% रिजर्वेशन आपने वहां दे दी, समझ रहे हो। तो वुमेन, अब बच्चों को भी रिजर्वेशन दे सकते हो, इसको वुमेन चिल्ड्रन अंडरलाइन कर लो, साथ में किसको, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अंडरलाइन, नहीं इसको अंडरलाइन करो, यहां करो, SCs एंड STs, इसको और रिजर्वेशन दे सकते हो आप, SC और ST को, यानी किसी भी कॉलेज में किसी भी जगह डिस्क्रिमिनेशन से हट करके, यानी डिस्क्रिमिनेशन के बाद आप वुमेन चिल्ड्रन SC ST को क्या कर सकते हो, इन्हीं 4 को, बस बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए सारा, ठीक है। यानी ट्राइब्स हो गए, T फॉर ट्राइब्स, ट्राइबल लोगों को, शेड्यूल कास्ट पिछड़े समाज के लोगों को, औरतों को और बच्चों के लिए आप स्पेशल कानून बना सकते हो, स्पेशल कानून, डिस्क्रिमिनेशन के अंदर भी कुछ नया कानून बना सकते हो। कौन बनाएगा, स्टेट के पास ये पावर है, बस ये पूरा सेंटेंस यही कह रहा है, एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गया, क्लियर होगा। तो 4 वर्ड अंडरलाइन कर लेना, यानी 50 इनका 3 क्या कहता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन, 15 का 4 क्या कहता है, SC ST, अगर मैं ऐसे बोलूं तो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आओ रिजर्वेशन, अब देखो OBC भी तो होते हैं, SC ST तो हो गए, OBC का क्या सर, OBC का क्या, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, उनके बारे में यहां दिया है एक नया क्लॉज 15 का C बनाया गया है, ठीक है। आपको ये नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या पढ़ना है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, अंडरलाइन करो, 93rd अमेंडमेंट एक्ट, और क्या ये एक्सेप्शन है, ठीक है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसने क्या बोला था, इनएक्टेड सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एमयू क्या है, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो इस तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाइए जिसमें आप क्या करेंगे, रिजर्वेशन के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, क्या है, रिजर्वेशन इन एडमिशन, ठीक है। तो इस पूरी को अंडरलाइन मत करना, ठीक है। ये कब आया, 93rd अमेंडमेंट कब आया, सिर्फ इतना पढ़ लो, 2006 में, अंडरलाइन करो। इसमें क्या बोला गया, OBC को हम कितना रिजर्वेशन दे रहे हैं बेटा, रिजर्वेशन कितना है, 27%, और परसेंटेज कितने में से निकाली जाती है, 100 में से, यानी 100 में से 27% हम किसको देंगे, OBCs को देंगे। कहां पे देंगे, किन जगहों पे, देखो वो भी लिख दिया है, कौन से एमयू में नहीं, कहीं नहीं, कहां पे, जो IIT में होंगे और IIM होंगे उसमें अलग से, यानी ये रिजर्वेशन जो आपने दिया वुमेन बच्चों SC ST को, ये तो रिजर्वेशन आपको देना ही है 50% में, 50% में वो रिजर्वेशन, ये सारे मिला के 50% होने चाहिए, इनके अलावा आप दोगे 27%, कहां पे, सिर्फ 2 जगह पे, 2 जगह कौन सी, IIT और IIM, यानी मैनेजमेंट वाला, और IIT क्या है, व्हाट इज IIT, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, वहां पे, और IIM मैनेजमेंट कॉलेज, ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, OBC को भी 27% दो, यानी यहां पे डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो। भाई देखो क्या बोल रहा है, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, चाहे लड़का लड़की हो कोई भी हो, ठीक है, ऊपर बोल रहा है ना, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो, ये भी बोल रहा है, कहां कर सकते हो,
यहाँ कर सकते हो आईआईटी और आईएम में। किसको? ओबीसी के लिए आप सीट रोक सकते हो अलग से, ठीक है, तो बोल सकते हो कि भाई हमारे पास इतनी सीट है तो ओबीसी की, हम आपको उसमें एडमिशन नहीं देंगे, तो आप वहाँ लड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ, लेकिन इसके अलावा कहीं पर नहीं, एमयू में ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि एमयू में लिखा हुआ नहीं कौन सी 2 जगह है, वहीं पे सिर्फ अप्लाई होगा। ओके, अब आ जाओ। हाँ, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, खासतौर से इंडिया में 2 वर्क कर रहे हैं, आईआईटी और आईएम। कोई आगे भी बनता है आईआईटी आईएम के अलावा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी वाला ही होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी की जो डिपार्टमेंट है सिर्फ वहां पर रिजर्वेशन होगा। जैसे एमयू में टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, हर जगह अप्लाइड है, लेकिन ये आप एडिशनल दे सकते हो एज एन एक्सेप्शन। हाँ, एडिशनल दे सकते हो, एडिशनल दे, वही तो समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन 27% से ज़्यादा नहीं दोगे, लिमिट बता दी है ना। अब आओ, तो मान लो 100 बच्चे हैं, 100 में से 27 बच्चे तो ओबीसी होंगे, कहने का मतलब यही हो गया ना, 27% का ये बोला जा रहा है। यानी आप उन 27 सीटों पर नहीं लड़ सकते कि साहब वो 27 सीटें हमें दो, वो उनकी हैं ओबीसी की। अब आइए रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, अब उसके बाद क्या लिख रहा है, ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस को अंडरलाइन करो। ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन आप दोगे इसी 15 के अंदर सी में, एज एन एक्सेप्शन अंडरलाइन करो। इसका अमेंडमेंट कौन सा है? 103। याद करना बेटा, ओबीसी का अमेंडमेंट कौन सा है? 93, याद कर लेना, 2006 में आया था। ईडब्ल्यूएस का अमेंडमेंट कौन सा है? 103, 2019 में आया था, ठीक है। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। इसमें कितना रिजर्वेशन बेटा? 10%, अंडरलाइन कर लो। तो इन रिजर्वेशन में आप 10% एडिशनल इनको भी दे सकते हो। किनको दे सकते हो? ईडब्ल्यूएस को। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहलाते हैं, जो पैसे से कमजोर समाज है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एक अलग कास्ट है, एक अलग रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये आप 10% और दे सकते हो, यानी 27% ओबीसी को दिया, 10% इनको दिया आपने, ठीक है, यानी 37% तो सीट गई 100 में से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो ये रूल है। अगर कोई पूछता है रिजर्वेशन किसका कितना है तो आप बता सकते हो कि साहब नॉर्मल रिजर्वेशन तो 50% है, जिसमें SC ST वुमेन एंड चिल्ड्रन को मिलता है, उसके अलावा 27% ओबीसी को भी मिलता है और 10% मिलता है ईडब्ल्यूएस। ओबीसी को आप सब जगह देखो, जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे सर खाली आईआईटी और आईएम में, लेकिन एमयू में भी तो ओबीसी पढ़ते हैं, तो उनको 27% तो मिलता नहीं ओबीसी को एमयू में। तो नॉर्मल जहां पे ओबीसी का अलग से नहीं मेंशन्ड है, वहां पे नॉर्मल में 50% में ओबीसी को काउंट किया जाएगा, यानी SC ST वाले में आप ओबीसी को काउंट करोगे। लेकिन आईआईटी और आईएम जैसे इंस्टीट्यूट में आप अलग से जो रिजर्वेशन है उसके अलग से जाके 27% और दोगे, यानी एमयू में जो रिजर्वेशन है वो 50% वाला है, उसी में ओबीसी को भी मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। लेकिन इनको आईआईटी आईएम वालों को अलग से 27% मिलेगा, 50% के ऊपर। समझ रहे हो डिफरेंस? समझ रहे हो? और ईडब्ल्यूएस वाले को हर हाल में अलग ही मिलेगा 10%, उनको 50% या 27% का मतलब ही नहीं, वो अलग रिजर्वेशन लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ 16 क्या बोलता है? अगेन 16 भी इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन यहां बोला है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडरलाइन करो एम्प्लॉयमेंट। तो 16 में बात की जा रही है एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट को भी अंडरलाइन करो। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट कहां होता है? ऑफिस में होता है ना, तो जाहिर सी बात है ऑफिस जॉब की बात की जा रही है इस वाले में 16 में। तो 15 में बात की कि जनरल एडमिशन और उनके, और 16 में बात की अगर आप जॉब लेने जा रहे हो तो क्या वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है कि भाई आप इस जॉब में एप्लीकेबल नहीं हो, ये कौन से ग्राउंड से वहां पे, ठीक है। तो देखो, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इलीगल इन एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट, किसी को भी नहीं रोका जाएगा और किसी का भी एम्प्लॉयमेंट नहीं रोका जाएगा किसी ऑफिस में, यानी सबको अलाउ किया जाएगा स्टेट द्वारा, यानी गवर्नमेंट तो रोक ही नहीं सकती है। लेकिन ग्राउंड से लिखे क्या क्या देखो पढ़ो, रिलीजन इसके बेसिस पे नहीं रोकेंगे, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे नहीं रोकेंगे आप, रेस के बेसिस पे नहीं रोकेंगे, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे नहीं रोकेंगे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ भी ऊपर भी था, बढ़ा क्या? डिसेंट, अंडरलाइन कर लो, इसमें एक ग्राउंड बढ़ गया डिसेंट, ठीक है। और एक ग्राउंड क्या बढ़ा है आगे देखो, रेसिडेंस, रेसिडेंस, रेसिडेंस के बेसिस पे भी आप नहीं रोकोगे। तो इसमें 7 ग्राउंड्स हैं और ऊपर 5 ग्राउंड्स हैं, ठीक है। तो 15 में कितने ग्राउंड्स हैं बेटा? 5, और 16 में कितने हैं? 7। बड़ा कौन सा, बस वो याद रखो, बड़ा कौन सा? डिसेंट और रेसिडेंस, ठीक है। रेसिडेंस मतलब जहां आप रह रहे हो उस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, यानी जॉब में लैंग्वेज बार नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल जॉब लेने में जा रहा हूं, बोले कि नहीं हमारा तो साउथ का ऑफिस है, आपको कन्नड़ा ही बोलनी है, तो आप बोलेगा साहब ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूं क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है, आप अपना रूल बदलिए, वहां आप बोल सकते हो क्योंकि रूल नहीं है वहां पे, आप रेसिडेंस के बेसिस पे किसी को नहीं रोक सकते, लैंग्वेज के बेसिस पे भी नहीं रोक सकते, ठीक है। और साथ में क्या है? डिसेंट। व्हाट इज डिसेंट? डिसेंट मतलब आपके माँ या बाप कोई एक इंडिया का नहीं था, उसके बेसिस पे आप किसी को नहीं रोक सकते कि भाई आप इंडिया में जॉब नहीं कर सकते, यानी ऊपर वाले में आप डिसेंट के बेसिस पे रोक सकते हो कि तुम्हारे माँ या बाप तो इंडिया के थे नहीं, तो तुम हम यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप नहीं रोक, जॉब आप सबको दोगे अगर डिसेंट उनका कहीं का भी हो। डिसेंट मतलब होता है माँ या बाप आपके इंडिया के नहीं थे, ठीक है, कोई एक उनमें से इंडिया का नहीं था। अब आ जाओ, इसमें भी 4 एक्सेप्शन है। पहला क्या है? पार्लियामेंट, ठीक है, रेसिडेंस की कंडीशन बता सकती है, रेसिडेंस कौन कौन सी जगह होंगी, ठीक है, समझ लेना, अंडरलाइन कुछ मत करो, जहां मैं बोलूं वही अंडरलाइन करना। और अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी ओनली इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो पार्लियामेंट अंडरलाइन करो, ठीक है, ओनली इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और रेसिडेंस अंडरलाइन करो, ये 4 चीजें अंडरलाइन करो, पार्लियामेंट, रेसिडेंस,
आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कानून अलग है रेसिडेंस को लेकर के, बाकी पूरी इंडिया में सेम कानून है। यानी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है रेसिडेंस के बेसिस पे, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पे लैंग्वेज बार लगाई जा सकती है। तेलंगाना वालों को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती और इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और आंध्र प्रदेश वालों, तो वहाँ पे इंग्लिश हिंदी वाला जाके जॉब करने के लिए अप्लाई करेगा तो कर ही नहीं सकता। तो इसका पहले ही कानून बना दिया कि आप यहाँ जाओ ही मत, यहाँ अप्लाई करो ही मत, इसके अलावा इंडिया में कहीं भी अप्लाई करो जॉब के लिए, ठीक है। अब आओ, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ फेवर ऑफ बैकवर्ड। अगेन बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाएगा, अगेन वही वाला सारा पॉइंट, वुमेन को, चिल्ड्रन को, SC ST को यहाँ पर भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे वहां दे रहे थे 50%, ठीक है। फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो। A law can provide that the incumbent of an office related to religious or denomination institution or a member of its governing body should belong to particular religion or denomination। यहाँ पे तीसरे वाले पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, समझ लेना कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, जिसमें वो बोलेगी कोई भी बंदा जो ऑफिस में अपॉइंट हो गया गवर्नमेंट ऑफिस में, अगर गवर्नमेंट ऑफिस तो नहीं, अगर कोई प्राइवेट ऑफिस है और वो ऑफिस कोई रिलीजियस बेस्ड ऑफिस है, यानी कोई हिंदू का ऑफिस है प्रॉपर, या कोई जैसे मेरा ऑफिस है ये वाला मुस्लिम का ऑफिस है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं रिलीजन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ। यानी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ हिंदू चाहिए, मुझे सिर्फ मुस्लिम चाहिए, और कोई मेरे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई ना करे, मैं ये बोल सकता हूँ। यानी मैं डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ इस जॉब के बेसिस पे, ठीक है। उस पर कोई प्राइवेट अगर हूँ, गवर्नमेंट नहीं बोल सकती, गवर्नमेंट को तो सबको लेना होगा जॉब में, लेकिन प्राइवेट अगर मैं हूँ तो मैं अपने ऑफिस में अपने पसंद का स्टाफ रख सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है, ठीक है। उस पर कोई आके लड़ेगा नहीं, साहब मुझे भी आप क्यों नहीं ले रहे, मैं गवर्नमेंट बोलती है कि आपको लेना, नहीं लड़ेगा नहीं मुझसे, ठीक है। अब आइए, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रिलीजियस जो लोग अपना ऑफिस चला रहे हैं रिलीजन के बेस पे, या रिलीजियस लोग अगर चला रहे हैं तो वो अपने बंदे अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कल परसों वक्फ बिल पास हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूँ, वक्फ बिल एक ऐसा कानून है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि अब उस वक्फ बिल में, जो कि मुस्लिम का कानून है, उसके अंदर 2 हिंदू बैठेंगे, हिंदू लोग 2 बैठेंगे जो कि देखेंगे सब चीज़ें सही से हो रही है, क्योंकि बहुत घपले होते हैं वक्फ बोर्ड में, ठीक है। लेकिन रिलीजियस मैटर में किसी को इंटरफेयर करने का क्या हक देता है कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं देता है ना। खुद सोचो, अगर किसी हिंदू मंदिर में किसी मुसलमान को बैठा दिया तो कैसा लगेगा? ये चीज़ गलत है, और ये यहाँ से भी साबित हो रही है। क्यों साबित हो रही है? क्योंकि साहब बोल रहा है कि जो भी अपना कोई भी ऑफिस चला रहे हैं रिलीजियस, वो अपने पसंद के बंदे अपॉइंट कर सकते हैं। तो आप बाहर से अपने बंदे कैसे बैठा सकते हो? जैसे कोई भी लॉ ऐसा पास होता है, वो लॉ ही गलत है जो पास हुआ है, ठीक है। अब वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसे चेक करेगी और स्टे लगा देगी। अभी तो पास हो गया, पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉ बनाना। और अगर गलत है और फंडामेंटल राइट है ना ये, इसके खिलाफ अगर जा रहा है तो क्या होता है, वो लॉ कैंसिल हो जाता है। हमने भी 14 में पढ़ा, लॉ कैंसिल, 13 में लॉ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो लॉ, अब लॉ बन तो गया, कैंसिल भी हो जाएगा बहुत जल्दी, अगर किसी ने अपील कर दी कोर्ट में। तो क्यों? क्योंकि कोई दूसरे रिलीजन का दूसरे रिलीजन में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। एक सीधा कानून है, सिंपल कानून है। तो आपने पूरा लॉ ही बना दिया, इसमें 2 लोग बाहर से आके बैठे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं होता ना। तो यही चीज़ यहाँ से भी साबित हो रही है। तो जो भी नई चीज़ बनती है उसे चेक करना चाहिए। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि हमारे यहाँ जितने भी ज़्यादातर 80% नेता पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें कानून की जानकारी भी नहीं है। तो वो कुछ भी लॉ बना के तो निकल जाते हैं, बाद में समझ में आता है उनको कि लॉ गलत था। पढ़े लिखे लोग कौन है? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो पढ़ लिख के पहुंचे हैं, जज बने, तो उनको समझ में आता है कानून क्या है। जो बनाते हैं उनको नहीं समझ में आता, लेकिन जो बनने के बाद दिखता है ना, वो समझ में आता है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद आप लोग को समझ में आ रहा है लेकिन अगर वही मैं किसी बाहर वाले से पूछूं, किसी हिंदू से पूछूं या किसी मुस्लिम से पूछूं, माइक लेके पहुंच जाऊं, इंटरव्यू लेना शुरू, कैसा लगा? तो मोस्टली हिंदू, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुस्लिम तो कहेंगे अरे बड़ा अच्छा हुआ, होना चाहिए, इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं कर रहे। लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको कानून नहीं पता। कानून क्या है? किसी रिलीजन में आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, यही कानून है ना। लेकिन कानून नहीं पता तो क्या बोलेंगे? अरे बड़ा अच्छा। मुझसे भी किसी हिंदू मंदिर की बात पूछी, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हिंदू मंदिर में यार एक मौलाना को बैठा दिया इंचार्ज बना करके, तो मैं भी कहूँगा अरे बहुत बढ़िया किया, क्या मस्त काम किया है। अगर मुझे कानून नहीं पता है तो, समझ रहे हो। लेकिन वही होता है ना, पढ़े लिखे लोगों में और ना पढ़े लिखे लोगों में फ़र्क बता रहा हूँ, ये चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए कोई भी बंदा हो, BA की तैयारी कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे साइंस की किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अनपढ़ ही क्यों नहीं सही, कम से कम इंडिया का कानून तो जानो, कुछ नहीं तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो, अपने अधिकार तो जान लो। कल को लड़ोगे कैसे? ये क्या है? सिटीजन्स के अधिकार है जो सिटीजन से छीने जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? वक्फ बिल क्या है? सिटीजन का अधिकार हो गया एक तरीके से। क्यों? रिलीजियस मैटर हो गया। रिलीजियस मैटर दे रखा है 25 से 28 में, दे रखा है 25 से 28 कानून दे रखा है, तो आप वो कैसे छीन सकते हो? अगर आप छीनोगे तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हो। तो अपने बेसिक कानून सबको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको पूरी पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आजकल गूगल, इंटरनेट का जमाना है, 2 मिनट लगता है, हिंदी भाषा में सुन सकते हो, इंग्लिश भाषा में, कोई भी भाषा में गूगल करो और सुन लो, जाकर के सुन लो, ठीक है, तब भी पता चल जाएगा। अब स्टेट परमिटेड, देखो अगेन सब कुछ सेम है इसके अंदर, फर्क क्या है? बस डिसेंट और प्लेस ऑफ रेसिडेंस वाला। बाकी देखो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को यहाँ भी मिल रहा है और जॉब में भी, लेकिन रिलीजियस लोग अपना कानून बना सकते हैं, ये वाली बात होगी। अब आ जाओ 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी, किसी भी तरीके, अंडरलाइन कर ले, अनटचेबिलिटी, किसी भी तरीके की छुआछूत अलाउड नहीं होगा, टचिंग नहीं अलाउड होगी, ठीक है। मतलब उनको फोन करो।
क्लास शुरू होगी। ठीक, किसी भी तरीके की छुआछूत अलाउड नहीं होगी, यानी भाई छूने से पाप लग जाता है, ऐसी कोई अगर हरकत करेगा या उसको मारेगा किसी दलित को या निचली कास्ट वाले को कि भाई तुमने हमारा बर्तन कैसे छू दिया, तुमने हमें कैसे छू दिया, तो वो क्राइम है। आज भी हम देखते हैं कि होता है भाई, इंसान तो वो भी है ना, छू दिया तो आप उसको क्या है भाई, अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है पुलिस आर दिया, पुलिस के हवाले कर दो, खुद से हाथ कानून में नहीं लोगे ना, खुद से पीटना शुरू कर दो। तो ये चीज गलत है। आपको बुरा लग रहा है, आपका आस्था आप कर दो उससे कि भैया जब पुलिस का केस कर दूंगे, केस कर दो, नहीं करना मत करो, लेकिन मारपीट नहीं करोगे आप किसी के साथ, ये बैंड है। ठीक है, आप कोई नहीं होते हो मारपीट करने वाले। ठीक है, अब आओ, फॉरबिड्स अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, ये छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अमेंडमेंट एंड रिनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, देखो ये भी छोड़ दो, नहीं पढ़ना है। अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है, ये बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई अनटचेबिलिटी होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया अनटचेबिलिटी नहीं करोगे अब आप, सिर्फ इतना बताया, होती क्या है ये नहीं बता रखा है। ठीक है, मैसूर हाईकोर्ट तो किसने बताया, अगर एग्जाम में पूछता है तो हमारे यहाँ इंडिया में एक जगह है मैसूर, वहां की हाईकोर्ट है, उसने बताया अपने आर्टिकल 17 के बारे में कि भाई होता क्या है ये अनटचेबिलिटी। देखो, प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन कंट्री एंड सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस। ठीक है, ऐसी आदत, प्रैक्टिस, ऐसी आदत जो कि पुराने जमाने से चली आ रही है, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर जिसमें सोशल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी जानते हो, कुछ कमी, जैसे आपका हाथ पैर नहीं तो वो भी डिसेबिलिटी में आता है, तो सोशल, सामाजिक डिसेबिलिटी यानी सामाजिक सोच गड़बड़ है, ये डिफाइन किया उन्होंने। कुछ क्लासेस को लेकर के, क्लासेस मतलब कुछ लोगों को लेकर के ये दिमाग में सोच है कि ये लोग तो कुछ नहीं है हमारे सामने, अगर ऐसी सोच वाले लोग हैं तो आप उसे क्या बोलोगे, अनटचेबिलिटी वाले लोग। अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन है, आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती, मैंने सिर्फ पढ़ा दिया आपको। ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ना क्या है इस पूरे में, आर्टिकल 17 होता क्या, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बात खत्म। ठीक है, डज नॉट कवर, देखो सोशल बाइकआउट, किसी को आपने सोशली बाइकआउट कर दी कि जो हम शाहरुख खान की मूवी नहीं देखेंगे, सोशल बाइकआउट समझ रहे हो, किसी को आपने पूरा बाइक नहीं देखे, सलमान खान की मूवी नहीं देखेंगे, तो वो नहीं आएगा इसके अंदर, वो अनटचेबिलिटी नहीं हुआ। अनटचेबिलिटी क्या हुआ, सोशल डिसेबिलिटी हुआ, ना कि सोशल बाइकआउट हुआ। ठीक है, तो वन वर्ड में अगर मैं बोलूं अनटचेबिलिटी क्या हुआ, सोशल डिसेबिलिटी। ठीक है, अब अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, किस किस के खिलाफ केस कर सकते हो, प्राइवेट कोई आपके साथ ये कर रहा है, यानी मैं ही अगर कर रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ भी केस कर सकते हो। गवर्नमेंट अगर आपके साथ ये कर रही है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाले लोगों को हम जॉब नहीं देंगे या कुछ नहीं देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। बस हो गया। 18 पे आओ, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फर्डिंग एनी टाइटल, अंडरलाइन करो टाइटल। तो 18 क्या बोलता है टाइटल के बारे में, टाइटल क्या होता है, आपके नाम के साथ कुछ एक्स्ट्रा आप लगाओ जिससे आपकी पहचान हो, अपने नाम के साथ कुछ एक्स्ट्रा आप लगाओ जिससे आपकी पहचान हो। जैसे क्या है, महक, तो मैंने बोला मिस महक, मिस जो लगा दिया मैंने वो थोड़ा सा टाइटल टाइप का हो गया, एक्चुअल में टाइटल नहीं हो लेकिन टाइटल हो गया, वो आपका एक्चुअल नाम तो नहीं, पैदाइश में मिस तो नहीं बोला आपको। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, मिस महक क्लास में बैठी हैं आप, बैठे मिस इस्माइल, ओ सॉरी सॉरी मिस्टर इस्माइल, रियली सॉरी, मिस्टर इस्माइल यहाँ बैठे हैं। ओके, निकल गया, इट्स अ फ्लो ऑफ टंग। और क्या है, कौन है, कनिष्का। ठीक है, मिस कनिष्का, अब सबकी क्या एग्जाम्पल हो यार। ठीक है, मतलब इस तरीके से, लेकिन टाइटल ये नहीं होते, मैं समझा रहा हूँ। टाइटल क्या होगा, जैसे सर, सर एक टाइटल है। ठीक है, मैं पैदाइश से तो लेके नहीं बैठा हूँ, ये मैंने अर्न किया ना, आज मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर हूँ ना आपका, मैं नहीं पढ़ रोड पे चल रहा तो आप मुझे सर थोड़ी बोल रहे होते, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो टाइटल जो आप किसी को दो, अब मैं आपको सर नहीं बोल सकता, ठीक है, जब तक आप, अनलेस आप कुछ ऐसा काम ना करो जो सर बोलने का दिल करे, समझ रहे हो सकता है आप भी मुझे बोलने का दिल ना करे आपका कल को सर, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट आप बोलोगे हमेशा, तो वो जो रिस्पेक्ट में भी निकले वो भी टाइटल होता है, समझिए। लेकिन लॉ में टाइटल क्या होता है और कहाँ दे रखा है, 18 में दे रखा है। तो भाई पहली बात तो ये समझ लो कि अब टाइटल बैंड है, इंडिया में कहीं पर भी टाइटल नहीं चलेंगे, अब टाइटल बैंड है। ठीक है, क्यों बैंड है, कब से बैंड है, 1950 के बाद से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना। उससे पहले जो टाइटल थे वो रहेंगे, जैसे सर सैयद अहमद खान, तो उनका सैयद अहमद खान नाम था, सर नहीं था उनके में, सर उनको रिस्पेक्ट में दिया था ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने दिया था उनको सर, रिस्पेक्ट में दिया था उनको। ठीक है, तो वो सर उनका आज भी चलेगा। लेकिन अगर यही उनको 1950 के बाद किसी ने दिया होता, तो मान लो उनका नाम सिर्फ सैयद अहमद खान होता और 1951 में उनको बोलता कोई सर, तो वो सर उनका कैंसिल हो जाता क्योंकि कानून ने खत्म कर दिया। क्लियर है, अब पढ़ो जरा सा। तो इट प्रोहिबिट्स यानी ये रोकता है स्टेट को यानी गवर्नमेंट को कि आप कोई भी टाइटल देने के लिए, लेकिन कहां पे टाइटल आप अभी भी दे सकते हो, ये याद रखना, मिलिट्री में दे सकते हो और एकेडमिक में, यानी पढ़ाई वाले लाइन में दे सकते हो, और साथ में मिलिट्री वाले लोगों को ब्रिगेडियर, कैप्टन, ठीक है, पुलिस में भी होता है ना, मिलिट्री मतलब पुलिस भी आ गई। ठीक है, पुलिस में कौन हुआ, पुलिस में हुआ जैसे कि एसओ, एसएचओ, इंस्पेक्टर, ये क्या टाइटल्स है, दे आर टाइटल्स। ठीक है, तो वो आप दे सकते हो भी, बाकी नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी आप किसी को भी नहीं दे सकते, ना ही फॉरनर को दे सकते, कोई फॉरनर जो कि अपनी कंट्री में सर के नाम से जाना जाता है, जैसे सर रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट है ऐसे करके, तो सर साहब आए इंडिया में तो यहाँ पे से वो रॉबर्ट रह गए, सर निकल गया उनका, समझ गए, ऐसे ऐसे ही बोलते बेटा वहां पे। चलो अब आओ, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट।
सिटीजन को रोका जाएगा। अगर हम शाहरुख खान गए अमेरिका में जाकर उनको मिल गई पीएचडी की डिग्री, पढ़ा उन्होंने कुछ नहीं, अंगूठा छाप, लेकिन पहुंच गए वहां पे, जाके लिया पीएचडी की डिग्री। हम लोग 6 साल पढ़े तो पीएचडी हमको हुई, कि आप लोग लॉ क्वालिफाई किए, एंट्रेंस निकाले, तब आप लॉयर बने। वो जाके वहां पे एडवोकेट का टाइटल उठा के ले आए, वहां पे उनको बोले, यूनिवर्सिटी में बुलाया, टोपी पहनाई, टोपी पहना दी उनको, वो वाली नहीं, टोपी प्रॉपर है ना, इज्जत वाली टोपी पहनाई, उसके बाद गॉन वन पहनाया और उनको बोले नाउ यू आर डॉक्टर शाहरुख खान साहब, ठीक है। हुआ है उनके साथ, अगर आपने देखो काफ़ी हीरो हीरोइन, अमिताभ बच्चन के उनके साथ भी हुआ, ठीक है। तो क्या एक्चुअल में डॉक्टर है वो, पीएचडी करी उन्होंने? नहीं, यूनिवर्सिटी ने सम्मान दिया, यूनिवर्सिटी सम्मान दे सकती किसी को भी, गेस्ट को, ठीक है। तो अगर वो इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया में तो वैलिड ही नहीं है, तो इंडिया में तो वो डॉक्टर है ही नहीं जब तक वो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी और कंट्री में है और उस कंट्री में फॉरेन में है और वहां से उनको टाइटल अब मिल रहा है, वहां वो टाइटल होगा, पर इंडिया आएंगे तो टाइटल खत्म उनका, यानी टाइटल लेकर तो आए लेकिन इंडिया में उनको कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में वैलिड ही नहीं है। समझ रहे हो, मैं ये समझा रहा हूँ। यही लिखा है कि फॉरेन और इंडियंस को मना किया जाता है एक्सेप्ट करने के लिए। अब इसमें क्या है, भारत रत्न क्या टाइटल होता है भारत रत्न अवार्ड में से? नहीं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं, यानी जैसे भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, पद्मश्री, ये 4 बड़े अवार्ड्स हैं इंडिया के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये टाइटल नहीं होते, बहुत अच्छे से याद कर लेना, इस तरह के अवार्ड्स कोई टाइटल, जब ये अवार्ड टाइटल नहीं है तो आईफा और ये जो गाने वाने वाले मिलते हैं तो ये भी टाइटल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला सफिक्स और प्रीफिक्स, जो आप नाम से पहले या नाम के बाद कुछ लगाते हैं, ठीक है, अवार्ड के तौर पे, वो भी आपका टाइटल नहीं होगा, ठीक है। जैसे पद्म श्री मिस्टर विनोद खन्ना, ठीक है, तो पद्म श्री मिस्टर विनोद खन्ना आप हैं, लेकिन पद्म श्री आपका टाइटल नहीं, आप हटा दो प्लीज, विनोद खन्ना ही हो, मिला है आपको पर विनोद खन्ना ही रहेगा। नो सिटीजन और फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट एनवायरमेंट। अच्छा, इसके अलावा ये कह रहा है कि अगर किसी फॉरेनर को इंडिया में, उसको फॉरेन में टाइटल मिला, फॉरेनर को सिर्फ, यानी वो इंडिया का था ही नहीं, एप्पल कंपनी का कोई मालिक है जो इंडिया में एप्पल कंपनी चला रहा है, इंडिया में बैठा हुआ है वो, ठीक है, मैनेजर है, वो जाता है अमेरिका में, उसको वापस जाता है, वहां पर उसको उसकी कंपनी सम्मान देती है, कुछ अवार्ड देती है, तो वो अवार्ड उसको एक्सेप्ट कर सकता है और इंडिया में वो अवार्ड कैरी कर सकता है, यानी नाम वो यूज कर सकता है। लेकिन उसके लिए पहले उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी इंडिया के। अगर प्रेसिडेंट ने बोला हाँ नाम यूज कर लो, तो वो प्रेसिडेंट के उस कहने पे नाम यूज कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर? तो टाइटल यहाँ खत्म होता है। कल हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है।